एक मोटा भद्दा और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है और अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरती है तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका की नाम है पार्क यूनसू, जो कि हमारे इस एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर है। लेकिन उसे कुछ लड़कों ने घेर रखा था जो कि उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं क्योंकि वो मोटा और बहुत ही भद्दा था। इसी के साथ में उससे पैसे भी मांगे जाते हैं। जब यूनसू के पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए तो यूनसू को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। साथ ही में कुत्ते और सुअर की एक्टिंग करने के लिए भी कहा जाता है। वहाँ पर जो भी बच्चे खड़े थे वो भी यूनसू को बचाने के बजाय उसे मारने की बात करते हैं। जो वहाँ पर सबसे बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था वो भी यूनसू को टॉयलेट के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तू इस दुनिया के अंदर पैदा ही क्यों हुआ है। बेचारा यूनसू जो कि एक मोटा सा लड़का था वो अपने घर में जाके काफी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर रहता है कि आखिरकार उसके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है, मैं तो ये सब डिजर्व भी नहीं करता। तब वो भूख लगने में नूडल्स बना के खाने लगता है और साथ ही में एक गाना गुनगुना भी रहा था। उसकी एक बहुत ही प्यारी सी स्पोर्टिव सी मदर है जो कि उसे कहती है कि लाओ लाओ ये काम मैं कर देती हूँ, मैं थोड़ी आने में लेट हो गई। और इससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम जॉब करती है। यहाँ तक कि नूडल्स के ऊपर उसकी मॉम ने प्यार से एक अंडा भी रखा था। लेकिन यूनसू इस बात से भड़क जाता है कि आखिर इन्हीं चीजों के कारण आपने मुझे मोटा कर दिया है। आपने आखिर मेरी लाइफ में आज तक किया ही क्या है, मुझे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ना है, मुझे ये स्कूल चेंज करनी है। जबकि यूनसू की मॉम की कंडीशन ये नहीं थी कि वो यूनसू को एक नए स्कूल के अंदर भेज सके। वो उन सारी चीजों को शायद अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी के कारण वो यूनसू को मना कर देती है और कहती है कि तुम जब नए स्कूल में जाओगे तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ऊपर से तुम्हें दूसरे घर में रहना होगा, फिर तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों की भी याद आएगी। यूनसू के सामने जैसे ही दोस्तों का नाम लिया जाता है तो उसे अपने क्लासरूम का सीन याद आता है कि उसे तो कोई पसंद ही नहीं करता बल्कि सब तो उसे मारते पीटते हैं। वो अपनी मोम के ऊपर भड़क जाता है और दीवार पे जोर से पंच मार के कहता है कि आपने मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है और वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पे वो एक लड़की से टकरा के नीचे गिर जाता है, जबकि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसका ध्यान फोन के अंदर था। बस फिर क्या, बेचारे यूनसू को फुटबॉल के ग्राउंड में ले आया जाता है और मिलके एक शर्त लगाई जाती है कि कौन मिलके उसके चेहरे पे एकदम सही मार्क लगाएगा, जो भी सही किक लगाएगा उसके फेस पे वो पैसे जीत जाएगा। जिस लड़के ने पहले यूनसू को मारा था उसकी किक से यूनसू बच जाता है। इस चक्कर में वो भड़क जाता है और दूसरा लड़का यूनसू के बिल्कुल फेस पे मारता है जिससे यूनसू बहुत बुरी तरीके से गिरता है। और उसके बाद में वो बड़ा सा बल्कि लड़का आता है और उसके बाद में यूनसू को कहता है कि आखिर तू मेरे शॉट से बचा कैसे, अब तो तुझे मुझसे पिटना ही होगा। और वो यूनसू के पेट में बहुत जबरदस्त वाला पंच मारता है। यूनसू नीचे गिर जाता है और उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी उठने की। और बाई चांस इसी वक्त यूनसू की मदर वहाँ पे पहुँच जाती है। तब सारे बच्चों को लगता है कि यूनसू तो अपनी मोम से शिकायत करके आया है, इसी के कारण उसकी मोम यहाँ पर पहुँच गई। यूनसू की मोम उस बड़े लड़के को डांटती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि आखिर तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। अब ये सारी चीजें तो यूनसू को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। वो इतना ज्यादा शेमलेस फील करता है कि वो अपनी मोम को इन सारे बच्चों के सामने डांट देता है कि मोम आप यहाँ से चली जाइए। बेचारी उसकी मोम भी इमोशनल हो जाती है कि वो तो बस अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। लेकिन यूनसू को कहीं ना कहीं अपनी बात का रियलाइजेशन था कि उसने अपनी मोम के ऊपर गलती चिल्लाया, जिसके बाद वो अपनी मोम से माफी मांगता है। तब यूनसू की मोम उसको बताती है कि मैं तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने आई थी ताकि तुम किसी दूसरे स्कूल में जा सको। यूनसू जब ये बातें सुनता है तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गिल्ट में आ जाता है कि बेचारी उसकी मोम तो उसे हेल्प करने की सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन अब यूनसू को अकेला रहना पड़ेगा। नया घर, अलग जगह, सब कुछ उसे खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन यूनसू इन सभी चीजों के लिए रेडी था क्योंकि उसे उन बच्चों के साथ नहीं पढ़ना था। अब यूनसू अपने घर को ढूंढता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था और मैसी था, लेकिन फिर भी यूनसू उस घर में रहने के लिए तैयार था। ये एक नई जगह थी, नया शहर था, नई टेक्नोलॉजी थी और काफी सारे नए नए बच्चे भी थे। इन सब चीजों को देखने के बाद यूनसू सोचता है कि शायद अब उसे नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वो वापिस से एक लड़की से टकरा जाता है। यूनसू को लगता है कि शायद उसे फिर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल बदली हुई थी। वो लड़की आगे होकर यूनसू से माफी मांगती है, जो देख यूनसू बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो चीजें बदली हुई है, अब तो मुझे शायद इनसे दोस्ती करनी चाहिए। इसी के कारण वो खड़ा होता है और गलती से थोड़ा स्टाइल मार देता है। इतनी ही देर में इस लड़की का फ्रेंड जो कि जिनसोंग होता है वो आ जाता है, जो कि यूनसू को कहता है कि तू हंस क्यों रहा है। यूनसू कहता है कि नहीं नहीं मैं हंस नहीं रहा। यूनसू बात संभालने की कोशिश करता है और किमसू को कहता है कि आप लोग मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे, जिसके बाद तो जिनसोंग को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो यूनसू को फिर से बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। और इस चीज की वीडियो सभी लोग बना लेते हैं और ये वीडियो वायरल भी हो जाती है कि देखो कैसे एक मोटा सा भद्दा सा लड़का पीट रहा है, अगर ये गलती से स्कूल के अंदर आ जाए तो इसको पीट पीट के बीन बैग बना देना चाहिए। यूनसू घर आके वही सारी चीजें देखता है कि वायरल वीडियो के नीचे कितने कमेंट्स आए हुए हैं, सारे हेट कमेंट्स की उसके लिए लोग कितना गलत सोचते हैं। वो बेचारा यूनसू पहले ही अपने स्कूल से निकल के नए स्कूल में आया था और यहाँ आके भी उसके साथ यही सारी चीजें हो रही थी। वो कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करता, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हो, आखिर इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। रात होते ही वो सो
हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रात के अंदर उठता है तो उसे सारी चीजें अलग दिखाई देती है कि जैसे फोर सीलिंग उसके सर से टच हो गई है। बेसिन उसे नीचे दिखाई दे रहा है और जैसे ही वो कांच के अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है, ये तो मैं हुई नहीं, आखिर मेरी बॉडी को हुआ क्या है। वो अंदर जाता है भागता हुआ, जहाँ पर उसे अपनी असली बॉडी दिखाई देती है जो कि इस वक्त सो रही थी, और वो जैसे उसे उठाने की कोशिश करता है तो इसी वक्त वो बॉडी यहाँ पे चेंज हो जाती है। जो युनसु मोटा वाला था वो उठ जाता है और कहता है कि देखो आज मैंने कितना अच्छा सपना देखा, जैसा भी था लेकिन ये सपना बड़ा प्यारा था। मैंने अपने आप को एक हैंडसम हंक के अंदर देखा, लेकिन पलटते ही उसे अपना एकदम स्मार्ट रूप दिखाई देता है और वो उसे वापस उठाने की कोशिश करता है। यानी कि इससे साफ पता चल रहा था कि युनसु की सोल एक टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर रह सकती थी, जबकि यहाँ पे युनसु की एक और बॉडी बन गई थी। युनसु जब अपनी स्मार्ट वाली बॉडी के अंदर था तो वो सोचता है कि शायद उसे पुलिस को बुलाना चाहिए या फिर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त वो मोबाइल के अंदर वही सारे हेट मैसेजेस देखता है और सोचता है कि अगर उसने अपने असली वाले रूप को उठा भी दिया तो भी उसकी जिंदगी बेकार ही है। सारे लोग कल मिलकर उसकी बहुत धज्जियां उड़ाएंगे और बहुत मजाक बनाएंगे। इससे अच्छा है कि वो इस नए रूप को एक्सेप्ट करे। अब अगला दिन स्कूल का था, जहाँ पे पता चलता है कि एक लड़का जो कि स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का था और खुद काफी ज्यादा इस घमंड के अंदर रहता था कि उससे सुंदर लड़का इस स्कूल के अंदर है ही नहीं। वो जब चल के आता है तो उससे एक लड़का टकरा जाता है जो कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। स्कूल का हर एक बच्चा उस लड़के को देखता ही रह जाता है कि आखिर ये कौन लड़का है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि युनसु था। हर एक लड़की उसे देख के पागल हो रही थी, यहाँ तक कि लड़के भी सोच रहे थे कि हमने इससे पहले आज तक इसे कभी नहीं देखा। तभी क्लासरूम के अंदर सारे बच्चों के सामने सर एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है पार्क युनसुक, और उसे देखते ही पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां उसकी हाइट और पर्सनैलिटी को देखकर उस पर कमेंट्स कर रही होती हैं। और उसे याद आता है कि पिछली बॉडी में उसे देखकर लोग कितना बुरा बिहेव करते थे उसके साथ। युनसुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड में बैठे हुए लड़के पर पड़ती है और ये जिनसुक होता है जिसने अभी पहले उसे पीटा था और उसकी फोटोज को वायरल किया था। और उसी की क्लास में मेजिन भी बैठी होती है जो कि उससे टकरा गई थी और उसे देखकर पार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जुनसुक उसे अपना नाम बताता है, तब पार्क भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप वगैरह करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है और युनसुक के पास आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती है कि क्या ये होनल है। जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है तो भाग जाती है उसके पास, उनसे फ्लर्ट करने लगती है। क्या ये गोल्ड डिगर है। लीजुंग उससे कहता है ओए बंद करिए उसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जा जाके। हानल तब टेबल के पास बैठ जाती है। ठीक है मैं टेबल के पास बैठ जाती हूँ। लीजुंग सोचता है भाई क्या ये लड़कियाँ क्या सारी एक जैसी होती हैं क्या मेरी मेजिन भी ऐसी तो नहीं। और तब वो टीचर हनल को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं जहाँ पार्क अपना पाँव रखते ही सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हनल आ जाती है और उसे स्कूल के कोर्सेज और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। वो युनसुक से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों चूज किया है, जिस पर उसे याद आता है कि एडमिशन के टाइम पर उसकी टीचर ने उसकी मॉम से कहा था कि पाक के मार्क्स बहुत ही कम है और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन युनसुक की अटेंडेंस अच्छी है तो इसलिए इकोनॉमिक्स में उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो हनल से कहता है अरे हाँ मुझे तो बचपन से इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर हनल खुश हो जाती है और सोचती है अरे वाह मेरी और इसकी पसंद कितनी मिलती है, इससे तो मैं शादी करूंगी। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ हुनसु को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वो वहाँ अपनी न्यू बॉडी के साथ पार्क में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को देखता है जो कि अपने बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं और पार्क उसी तरह अपनी न्यू बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है आज से मैं ऐसे ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि पार्क कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन युनसुक चलते चलते गिरने ही वाला होता है कि तभी वो खुद को संभाल कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सोचता है अरे वाह मैं कितना हल्का हो गया हूँ। युनसुक का ये मूव देखकर वो फैमिली भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में युनसुक बहुत ही तेजी से भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है बस, जिस वजह से वो क्लास में बहुत ही थका होता है। अब क्लास में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ युनसुक की पहले वाली बॉडी जाग जाती है। युनसुक फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि वो पहले इस बॉडी में बहुत देर से सो रहा था। युनसुक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी हनल युनसुक को जगा देती है और उससे कहती है कि सोने के लिए आए हो यहाँ पर, जिस पर पाक उससे थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ का मालिक युनसुक से पूछता है कि तुम इस स्टोर को अकेले संभाल लोगे ना बेटे। युनसुक कहता है अरे हाँ वैसे भी मैं पूरा दिन तो सो रहा था तो मुझे नींद तो नहीं आने वाली है रात को। वो मालिक युनसुक से कहता है अरे क्या तुम क्लास में सोते रहते हो क्या पूरे दिन। एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ युनसुक अपनी नई बॉडी में एक जॉब के एडवर्टीजमेंट को देखता है और उस शॉप के ओनर से मिलने जाता है उस जॉब के लिए और उनसे पूछता है अरे क्या आप किसी नाइट शिफ्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर को देख रहे हैं। वो
आदमी पार्क को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का तो हैंडसम है भाई, इसे देखकर सारी लड़कियां यहीं पर आने वाली हैं और मैं अमीर हो जाऊंगा। और वो तुरंत ही यूनसुक से कहता है तो चलो ठीक है, आज से ही काम करना शुरू कर दो तुम, यू आर हायर्ड, तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन पार्क कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये जॉब तो मेरे एक दोस्त को चाहिए। तब यूनसुक अपनी नई बॉडी में उस ओनर के पास जाता है, लेकिन यूनसुक की इस बॉडी को देखकर वो बंदा यूनसुक को जॉब के लिए मना कर देता है और कहता है अरे नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते ये जॉब, जाओ यहाँ से भागो, तुम स्टूडेंट्स को क्या पता कि सिगरेट के पैकेट्स कौन से होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनसुक उसे सारे सिगरेट के पैकेट्स के नाम बता देता है एक ही बारी में, जिससे मालिक भी चौंक जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले स्कूल में वो सभी लोग हिंसुक को सिगरेट्स लाने के लिए भेजा करते थे। वो ओनर उसकी बात को मान जाता है, लेकिन उसे बहुत कम पैसे पर रखता है। तब हिंसुक सोचता है ठीक है, अब मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ और एक पेपर पर अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। एक टाइम पर सिर्फ उसकी एक ही बॉडी जाग सकती है, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बॉडी को जगाया जाए तो वो बॉडी उठ जाती है और पहली बॉडी सो जाती है। यूनसुक सोचता है कि अब मेरे पास 2 बॉडीज हैं, भाई मेरे तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे अब तो। और तभी उसके क्लास के लोग सिगरेट्स लेने उसके पास आ जाते हैं। यूनसुक उनसे आईडी मांगता है, लेकिन वो लड़का उसे एक फेक आईडी दिखा देता है और यूनसुक उससे कहता है माफ करना, लेकिन मैं आपको ये सिगरेट नहीं दे सकता, आपको मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी दिखानी होगी वरना मेरे बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उन लड़कों के साथ ली जॉन सुंग भी होता है, जो कि अपने फ्रेंड से कहता है अगर ये नहीं दे रहा तो किसी और से ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत हो गई। और वो स्टोर में खड़े हुए यूनसुक को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है, ये तो वही मोटे वाला लड़का है जिसकी मैंने वीडियोस तो इंस्टाग्राम में वायरल की थी। और बहुत सारा सामान लाकर कहता है इसका बिल पे कर दे भाई तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन वो बंदा फिर से गुस्से में आ जाता है और यूनसुक की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके दोस्त उसे रोकते हैं और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसके बिना कपड़ों की न्यूड्स ले लेते हैं और उससे कहते हैं अगर बेटा तूने किसी को भी कुछ बोला ना तो ये सारी पिक्चर्स ना फिर से इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, तो इसीलिए अपना मुंह बंद रखियो, नहीं तो ये तेरी छोटी सी चिड़िया सभी लोग देख लेंगे। और ये देखकर यूनसुक फिर से रोने लग जाता है और उससे उसी बंदे की बातें याद आती है कि वो जिंदगी भर बस उससे पिटता ही रहेगा। यूनसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो अपनी मॉम से बातें करने लगता है और कहता है हाँ जी मॉम, आप कैसे हो, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, अभी यहाँ पर काम थोड़ा सा ज्यादा है तो इसलिए फोन को रख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यूनसुक की मॉम भी इस वक्त किसी आदमी से रद्दी लेने के लिए एक शॉप के बाहर बैठी होती है। वो आदमी उन्हें खाली बॉक्सेस देता है और पूछता है आप रात के इस वक्त भी काम कर रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अगले दिन यूनसुक अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसके क्लास फेलोस उसकी दूसरी बॉडी में उसकी ली हुई पिक्चर्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ली जोंग सुन ने उसे मारा था और हमने उसकी पिक्चर्स ले ली ताकि वो कुछ ना कह पाए, हमारे ली से कोई नहीं बच सकता। उस बेचारे को तो ली का पंच भी नजर नहीं आया होगा। और यहाँ तक कि वो लड़के कहते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके जैसे ही होंगे, अगर वो अपनी मॉम को ले आया तो उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और ये सुनकर पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी पार्क बोलता है ओए उसकी माँ को क्यों कह रहे हो तुम ऐसे, तुम्हें उसकी मॉम को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। तब ली सुंग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी यूनसुक को देख रही है, जिससे कि वो गुस्से में खड़ा होकर कहता है तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस लड़के पे, हाँ। तब वहाँ खड़े सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। पार्क कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मेजिन जुनसुंग से कहती है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और ये सुनकर ली जुनसुंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पार्क को एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्लास का एक और स्टूडेंट उसकी बाजू को पकड़ लेता है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और यूनसुक पर पूरी पावर से हमला करता है। लेकिन इस बार यूनसुक को उसका पंच नजर आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने बचपन से इतनी मार खाई है कि मुझे अपनी तरफ आता हुआ हर एक पंच दिखाई देने लग गया। बस पहले मेरी बॉडी छोटे होने की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाती थी कि तब यूनसुक जिनसुक का पंच डॉज कर देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त और पूरी क्लास हैरान हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। जुनसुक मेजिन के सामने अपनी इंसल्ट फील करता है और यूनसुक के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन यूनसुक उसके सारे पंचेस को डॉज करता रहता है और अब यूनसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अब यूनसुक थोड़ा सा परेशान हो चुका है। पूरी क्लास यूनसुक की पिक्चर्स लेने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़ रहा होता है और यूनसुक को अपने सारे बुरे दिन और लोगों की कड़वी बातें याद आती है। जुनसुक फिर से यूनसुक को पंच करने की कोशिश करता है पर तभी यूनसुक को ली टाइसन की बात याद आती है कि पहला मुक्का हमेशा पेट में मारना चाहिए, जिससे कि सामने वाला बंदा उठ भी नहीं पाएगा। और अब यूनसुक उसके उस पंच को डॉज करता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और जुनसुक उसके पैरों में गिर जाता है और सारी क्लास शॉक्ड रह जाती है और सभी लोग पार्क की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर इतनी पावर आई कहां से। इसके बाद हमें वोकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और वो लड़का उन्हें उन दोनों की लड़ाई के बारे में बताता है। फिर हमें आर्किटेक्ट क्लास को दिखाया जाता है जहाँ के स्टूडेंट्स अपने लीडर को पार्क और जुनसुक के बीच हुई लड़ाई के बारे
बारे में बताते हैं, जिस पर वो लीडर रोने लग जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर खड़ा हर एक लड़का कहता है, अरे पार्क यूनसुक की वजह से तो भाई को उठना पड़ गया। अब इसका तो यही मतलब है कि अब पार्क का टाइम खत्म हो चुका है भाई, अब नहीं बचता वो। इसके बाद हम यूनसुक की मोटी वाली बॉडी को देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, और वो सोचता है कि मेरी दूसरी वाली बॉडी में मुझे लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस वाली बॉडी में मुझे लोग देखना भी पसंद नहीं करते। एक कस्टमर स्टोर में एंटर करता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा घबराया होता है, और वो स्टोर से कुछ सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। तब पार्क भी उसके पीछे भागने लगता है, और वो उसका पीछा करते करते एक बंद गली में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर से उसका सामना उसी के क्लास फेलो से हो जाता है। वो लड़का फिर से यूनसुक को उसकी फोटो दिखाता है और उसे लीक करने की धमकी देता है, पर वो बंदा अब उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। वो डरा हुआ लड़का यूनसुक को मारना शुरू कर देता है, और वो लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, जिस पर एक लड़का उसे कहता है, ठीक है यूनसुक, अगर आज तू इससे जीत गया तो आज के बाद मैं तुझसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। यूनसुक मार खा रहा होता है, और तभी पीछे से आवाज आती है, ओए बंद करो ये सब। और वो सब मुड़कर जैसे ही देखते हैं, और पीछे और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है, वही लीडर जिसे अभी पहले हमने देखा था। और अब वो लीडर उस लड़के को अपने एक ही हाथ से उठा देता है और उसे जमीन पर फेंक कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो तीनों लड़के उस डरावने से लड़के को देखकर भाग जाते हैं वहाँ से। वो दोनों उसे थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम एक फैशन क्लास को देखते हैं, और जुनसुक यूनसुक को देखकर सोचता है, क्या ये अभी भी मुझसे नाराज है। और थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाती है, और यूनसुक हनल से वास्को के बारे में पूछता है। हनल उसे बताती है कि उसका असली नाम ली होन ताई है, और वो एक गैंग लीडर है। पर तभी तीन और लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका आना होनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़के होनल से कहते हैं, अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो, हम भी तो इससे दोस्ती ही करना चाहते हैं, दो तीन बातें क्या हम भी कर ले इसके साथ। और इतने में ही वास्को भाई आ जाते हैं अपनी गैंग के साथ, और उन्हें देखकर यूनसुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब वास्को यूनसुक की तरफ बढ़ता है, और यूनसुक के पास खड़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वास्को को लगता है कि ये लोग जो यहाँ से अभी भागे और जो उन दोनों लड़कों को बुली कर रहे थे वो इसके दोस्त थे, और अब वो गुस्से में यूनसुक के शोल्डर को पुश करके उसे नीचे बिठा देता है। वास्को की पकड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, उसे आज तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया था। उस गैंग का एक मेंबर होनल को कहता है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है स्वीटहार्ट, कि तभी ली जुनसुक भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। वास्को भाई एक बार फिर से उसे पुश करता है, और यूनसुक उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और उससे कहता है कि मैं कल किसी से मिला था जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, शायद तुम वही हो। और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यूनसुक ने वास्को भाई की पकड़ को इतनी आसानी से छुड़ा लिया। यूनसुक खड़ा हो जाता है, और तभी वास्को भाई का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। यूनसुक की ताकत को देखकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वन नकल गैंग का मेंबर उससे कहता है, शुक्र है तू ले गया उसको, वरना वास्को भाई तो इसकी वाट लगाने वाले थे अभी। और उसके जवाब में वो लड़का कहता है, अगर मैं ना रोकता तो वो वास्को भाई की छुट्टी कर देता। वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम वास्को की बाजू देखते हैं, जिस पर योनसुक की पकड़ का निशान छपा होता है। वो तीनों लड़के फिर से योनसुक के पास आ जाते हैं और उसकी ताकत को देखकर उससे कहते हैं, योनसुक भाई जरा हमसे दोस्ती कर लो यार। योनसुक सोचता है कि मैं आज तक बस यही चाहता था कि मेरा भी कोई दोस्त हो, और इसीलिए वो दोस्ती करने के लिए मान जाता है। और हानल और बाकी सब उसे रात को उनके साथ कहीं चलने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। योनसुक अपने दोस्तों के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ वो सभी लोग सिगरेट्स और वाइन्स पी रहे होते हैं। खैर योनसुक वहाँ पर बैठ जाता है और हानल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ पर ली जुनसुक भी आ जाता है और वो योनसुक के सामने आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो लड़के उससे कहते हैं, हमने बुलाया इसे, दिक्कत है तुम्हें कोई? हमारा दोस्त है ये। तब ली जुनसुक भी वाइन पीने लगता है, लेकिन योनसुक वाइन पीने से मना कर देता है। ली जुनसुक उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। योनसुक उन सभी के पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ जिसने किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया है और अब वो रात में काम करता है और दिन में सोता है। और ये सब सुनकर उन लोगों को लगता है कि इसका रूममेट कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है भाई। योनसुक उनसे पूछता है, भाई तुमने मेजिन को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? तब वो लड़के उससे बताते हैं कि मेजिन ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करती। योनसुक जिनसुक को कहता है कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो? तब हानल उसे बताती है, अबे क्या हो गया तुझे, ये नहीं कर रहे कोई डेट वेट? योनसुक उससे कहता है, अरे सॉरी, मुझे लगा कि तुम लोग एक कपल हो क्योंकि तुम लोग साथ में रहते हो ना हमेशा। जिनसुक ये सुनकर पिघल जाता है और युनसुक के पास आकर बैठ जाता है और युनसुक के साथ बहुत ही फ्रैंकली बिहेव करना शुरू कर देता है। तब एक लड़का युनसुक को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से वास्को भाई ने उन सभी को वहाँ से भगा दिया था, और वो कहता है कि अगर जिनसुक और युनसुक हमारे साथ होंगे तो भाई कोई भी हमसे पंगा नहीं ले पाएगा कभी भी। कि तभी जिनसुक ज्यादा पीने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो लड़के हानल और पार्क को कल बनाई हुई वीडियो के बारे में बताते हैं और ये सुनकर हिंसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से में आकर वाइन पी लेता है। जिसके बाद युनसुक उस लड़के के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे तोड़ देता है। युनसुक को चक्कर आ जाता है और वो उसी जगह पर गिर जाता है। और तभी दूसरी तरफ घर
में उसकी दूसरी बॉडी जाग जाती है। वो ये देख डर जाता है और फिर से सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अभी भी अपनी पुरानी बॉडी में होता है। ह्यूनसुक ये देख बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने कपड़े पहनकर अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। तब हानल उन्हें कहती है, भाई गलती कर दी हमने तो, ये तो लुढ़क गया, अब क्या होगा। कि तभी ह्यूनसुक वहाँ पर पहुंच जाता है और सभी लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे होते हैं कि भाई ये कौन है, ये कौन है भाई मोटा लड़का। और वो लड़के उससे पहचान लेते हैं। कि तभी जिनसुक की आंख खुल जाती है और वो हिंसुक से कहता है, अबे छपरी तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तब हिंसुक बताता है, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ यहाँ पर, मुझे इसके रूममेट ने भेजा है। और ये सुनकर वो सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है जो हिंसुक का रूममेट है वो बहुत ही कोई बड़ा सा गैंगस्टर है और उसने इस मोटे को भेजा यहाँ पर। तब सभी लोग डरकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और युनसुक ने अपनी दूसरी बॉडी को अपने शोल्डर्स पर उठाया होता है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, वो भी अपनी बॉडी को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कि तभी पीछे से वास्को भाई उसे देख लेते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि अभी युनसुक अपनी वापस वो हैंडसम वाली बॉडी में आ चुका है और स्कूल में उसे चलता हुआ देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती है। कि तभी हानल वहाँ पर आ जाती है और हिंसुक से उसकी तबियत के बारे में पूछती है, जिस पर हिंसुक कहता है, अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी जिस वजह से थोड़ा हैंगओवर हो गया था। जिसके बाद वो लोग कैंटीन एरिया में एंटर करते हैं और वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जो कि चोरी करके भाग गया था। वो लड़का उसके पास जाता है और कल एब्सेंट होने के बारे में उससे पूछता है कि भाई तुम कल कहाँ पे थे। इस बंदे का नाम पार्क जो होता है और वो उसे बताता है कि भाई इन लोगों ने कल मुझे परेशान किया था। ह्यूनसुक उस बंदे को बहुत ही अच्छे तरह से ट्रीट करता है और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए बोलता है उसे। और उसके नए दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें ह्यूनसुक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है और तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे सोता हुआ देखकर सोचती है, ये क्या मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं गया। कि तभी हैंडसम वाला ह्यूनसुक वहाँ पर आ जाता है और अपनी मॉम को अपनी दूसरी बॉडी के पास बैठा हुआ देखता है। वो गलती से उन्हें मॉम कह देता है लेकिन उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती कि ये कौन है भाई। और वो उससे पूछती है, अरे बेटा तुम कौन हो। ह्यूनसुक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, अरे अब तो ह्यूनसुक की मॉम होगी ना। ह्यूनसुक आपकी बहुत तारीफ करता है। अब उसकी मॉम ह्यूनसुक को उठाने लगती है लेकिन तभी ह्यूनसुक उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है, अरे आंटी हम दोनों साथ में रहते हैं, ये मेरा रूममेट है, इससे हमारा किराया काफी कम हो जाता है। उसकी मॉम उससे कहती है, पर ह्यूनसुक ने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ह्यूनसुक उन्हें बताता है, अरे आंटी ये पास ही के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा है, दरअसल ये रात में काम करता है तो दिन में सोता है पूरा दिन। इसने आपको नहीं बताया होगा क्योंकि इसे शर्म आ रही होगी। ह्यूनसुक की मेहनत देखकर उसकी मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके सर पर पैट करती है। तब ह्यूनसुक अपनी ये हैंडसम वाली बॉडी में ये सब कुछ देखकर परेशान हो रहा होता है। इसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है, जरा सुनो बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और अब इसके बाद वो दोनों कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ वास्को भाई का दोस्त भी वहाँ पर होता है। तब वहाँ ह्यूनसुक को देखकर सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाती है। तब उसकी मॉम उससे कहती है, अरे तुम तो यहाँ पर रोज आते होगे ना बेटा, तुम जहाँ भी जाते हो बेटा सभी लोग तुम्हें घूरने लग जाते हैं। ह्यूनसुक भी तुमसे काफी चलता होगा। पार्क की मॉम इतनी अच्छी जगह पर इससे पहले कभी नहीं आई थी। पार्क अपनी मॉम से पूछता है, तो आंटी क्या लेंगी आप, लेकिन वहाँ पर इतने सारे महंगे महंगे आइटम्स रखे होते हैं जो देखकर उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा मेरे लिए बस पानी मंगा दो। पार्क ह्यूनसुक उनसे कहता है, अरे आंटी आप पैसों की चिंता मत करो यार, और उन्हें अमेरिकानो कॉफी पिलाता है। पार्क की मॉम उससे कहती है, अरे ये कितना स्वादिष्ट है, मैंने तो आज तक सिर्फ घर की कॉफी पी है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पार्क की मॉम उससे उसका नाम पूछती है और पार्क उन्हें बताता है कि उसका नाम पार्क यूसुक है। और उसकी मॉम सोचती है, अरे बेटा तुम्हारा नाम भी पार्क है, अरे ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुम तो मुझे थोड़े थोड़े मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। कि तभी वहाँ पर वास्को भाई की एंट्री हो जाती है और वो वहाँ पार्क को देखकर हैरान रह जाता है। ह्यूनसुक की मॉम उससे कहती है, हाँ तो कैसे चल रहा है मेरे बेटे का काम, और बेटा तुम क्या जॉब करते हो। वो ये सब कुछ उससे पूछ रही होती है और ये सब कुछ वास्को भाई सुन रहा होता है और वास्को भाई समझ आता है कि ये लोग उसी स्टोर वाले लड़के की बात कर रहे हैं। ह्यूनसुक की मॉम उससे पूछती है, अरे बेटा यहाँ पर कोई मेरे बेटे को परेशान तो नहीं करता ना, क्योंकि पिछले स्कूल में वो बेचारा बहुत ज्यादा बुली हुआ है, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बदल जाए, इस चक्कर में मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाई। ह्यूनसुक उनसे कहता है, अरे आंटी जी आप चिंता मत करो, इस स्कूल में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। वास्को भाई ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे याद आता है कि ह्यूनसुक के क्लास वाले उससे उस दिन कितना परेशान कर रहे थे। ये सुनकर वास्को को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में रखा हुआ ग्लास काफी जोर से दबा देता है जिससे कि वो पानी साथ में बैठी हुई लड़कियों के ऊपर गिर जाता है। पार्क जोश उसके ऊपर गुस्सा होता है और वास्को उसे एक और गिलास लाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ह्यूनसुक को याद आ रहा होता है कि वो अपनी मॉम के साथ पहले कितना बुरा बिहेव करता था और उन्हें कहता था कि आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि उसकी मॉम दिन रात उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत करती थी। वास्को सोचता है कि ये लड़का ह्यूनसुक को बुली करता है और अब उसकी मॉम को
बता रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी मॉम उस वेटर को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा क्या मैं उस स्पार्कलिंग वाले बॉक्स को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसके बाद वो कैफे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है, पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे कि मैंने क्या उठा लिया ये, लेकिन मैं इसे रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए। ये सब सुनकर यूनसुक हैरान रह जाता है और सोचता है कि इनकी पुरानी जॉब का क्या हुआ भाई, जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को इस जॉब के बारे में नहीं बताया, तो बेटा तुम भी अपना मुंह बंद रखना और उससे बताना मत, ठीक है। और उसे कॉफी के लिए अपनी पॉकेट से 5,000 रुपए दे देती है, लेकिन यूनसुक उस पैसे को लेने से मना कर देता है। पर वो उससे कहती है, बेटा प्लीज यूनसुक का दोस्त बने रहना, प्लीज उसका ध्यान रखना। यूनसुक उनसे वो पैसे ले लेता है और वास्को यहाँ एक और गिलास तोड़ देता है। अब उसकी मोम उससे कहती है, तो ठीक है बेटा अब मैं यहाँ से चलती हूँ, और वो उस डब्बे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। यूनसुक ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है कि उसकी मोम रद्दी इकट्ठी कर रही है कि तभी वास्को वहाँ पर आ जाता है पीछे से और कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया। और अब इसके बाद हम वास्को और यूनसुक को एक कंस्ट्रक्शन वाली साइड में देखते हैं, जहाँ वास्को कहता है, ओ भाई किसे पागल बना रहा है तू, पहले तो तूने उस स्टोर वाले लड़के को मारा, ठीक है, और अब तू उसकी मोम को कह रहा है कि तू उसका दोस्त है, झूठ बोलता है तू। तब वास्को अपना स्टांस ले लेता है और यूनसुक को पंच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूनसुक उसके इस पंच को डॉज कर लेता है और उससे कहता है, अरे भाई आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन वास्को उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर मुक्कों और लातों की बारिश करना शुरू कर देता है और यूनसुक उसके सारे हमलों को डॉज करता रहता है। वास्को सोचता है कि ये तो भाई कोई प्रोफेशनल बॉक्सर लग रहा है मुझे, लेकिन यूनसुक सोच रहा होता है कि अगर मुझे एक भी लगी ना तो मैं मर जाऊंगा भाई। वास्को यूनसुक से पैसे मांगता है ताकि वो पैसे लेकर उस स्टोर वाले लड़के को दे सके, लेकिन यूनसुक अपनी मोम से लिए हुए पैसे उसे देने से मना कर देता है, क्योंकि यूनसुक समझ रहा था कि वास्को भाई भी ली ताइसन की तरह कोई बदमाश है जो कि उससे पैसे छीनना चाहता है बस। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और यूनसुक उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। वास्को यूनसुक की तरफ जंप करता है और यूनसुक उसके पेट में एक पंच मारता है, लेकिन वास्को उस पंच को ब्लॉक कर लेता है, जो देख यूनसुक डर जाता है और उससे वही तरीका याद आता है जो कि ली ताइसंग यूज करता है, लेकिन वास्को उसके पंच से बच जाता है कि तभी वास्को का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वास्को को जमीन में पड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। यूनसुक ने वास्को की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी और यूनसुक पार्क चो से कहता है, भाई ले जा इसे, मरा नहीं है बस बेहोश हुआ है, और वहाँ से चला जाता है कि तभी हमें वास्को का थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यूनसुक ने उसे पंच किया था तो वास्को उसके पंच को डॉज करता है कि तभी यूनसुक टर्न करता है और अपनी एल्बो से वास्को के चिन पर मारता है, जिसकी वजह से वास्को बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम यूनसुक को देखते हैं अपनी मोटे वाली बॉडी में। यूनसुक स्टोर में बैठा सोचता है कि भाई मैंने उस वास्को को कैसे हरा दिया, मेरी बॉडी तो अपने आप चल रही थी। कि तभी वास्को वहाँ पर आ जाता है और वो स्टोर से दही लेता है और उससे कहता है, दोस्त मुझे माफ कर देना पर मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं आ पाया, और वहाँ से जाने लगता है। पर दरवाजे में खड़ा होकर यूनसुक से कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, बस थोड़ी ट्रेनिंग करो। यूनसुक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और स्टोर के अंदर ही पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है कि तभी एक क्यूट सी लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वो लड़की कुछ सामान लेती है, दारू वगैरह, और यूनसुक को एक एनर्जी ड्रिंक देती है और कहती है, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही अपना वर्कआउट जारी रखो। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यूनसुक बेचारा शर्मा जाता है कि उसे पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया था और वापिस से पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें जी होल का घर दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर रहता था। इसका मतलब कि वो काफी ज्यादा रिच भी था। अब यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बड़ा स्टाइल मारते हुए स्कूल के अंदर एंटर करता है कि आज तो सब उसे देखते ही रह जाएंगे। उसके कपड़े और स्टाइल सच में अच्छे भी थे और उनसे भी ज्यादा अच्छे उसके शूज थे। इस लड़के का नाम सूली था। वो मनी मन सोच रहा था कि आज तो उसके जूते देख के सब पागल हो जाएंगे कि आखिर इतने महंगे जूते कहाँ से आए। और इसी समय ली सुंग पहुंच जाता है अपनी पूरी गैंग के साथ। यहाँ उसे पता चलता है कि ली सुंग के पास भी वही शूज हैं जो कि सूली ने पहने हुए थे। ये देखकर ली सुंग अपने दोस्तों के साथ इस लड़के के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि आज ही तुझे मेरे जूते क्यों कॉपी करने थे। सूली बुरी तरह से डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो मैंने गलती से पहन लिए, लेकिन मैं आज के बाद आपके सामने कभी नहीं पहनूंगा। यानी कि सूली भी जिन सोंग और बाकी लोगों से डरता था, लेकिन जिन सोंग इस लड़के को बिना परेशान किए यहाँ से जाने लगता है। तो पीछे के लड़के जिन सोंग को कहते हैं कि आखिर जिन सोंग को हुआ क्या है, क्या वो लड़कों से डरने लगा है। कि तभी जिन सोंग पलट के देखता है और सारे लड़के एकदम से चुप हो जाते हैं कि जिन सोंग से तो आखिर कौन फाइट करेगा। अब हम यहाँ ह्यूनसुक को देखते हैं जो कि क्लास में पहुंच जाता है और जे-ह्यूंग का ध्यान भी ह्यूनसुक पर जाता है। सारी लड़कियां उससे फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद हम आर्किटेक्ट क्लास को देखते हैं जहाँ वन नक्कल गैंग्स के मेंबर्स पार्क जो को घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं, अरे भाई वास्को भाई की वाट किसने लगा दी, किसमें इतना दम है, ये कैसे हो सकता है भाई, वो पार्क ह्यूनसुक से हार गया, अबे यार वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और तभी उसे वास्को का मैसेज आता है और उस मैसेज में वो उसे बताता है, मेरी उंगलियां टूट रखी है और टाइप करने से मेरी उंगलियों से खून आ रहा है, मैं कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला हूँ, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं
नहीं बता सकता। और ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वास्को भाई कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाले हैं। इसके अगले सीन में ह्यूनसुक उस लड़के के साथ जा रहा होता है और सामने देखता है कि 3 लोग एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। उसे दीवार से लगाकर कहता है, तुझे मैंने क्या कहा था कि मेरी ड्रेस रेडी रखियो, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? और इतना बोलकर उसे पंच करता है। ह्यूनसुक को ली टाइसन की याद आ जाती है जो कि उसे ऐसे ही बुली किया करता था और आगे बढ़ता है। वो क्लासेस वाला लड़का उससे कहता है, अरे भाई हीरो बनने की कोशिश मत कर, अबे रामपुरी ऐसी चलेगी ना कि तेरे को पता नहीं लगेगा तेरी बॉडी कहाँ गई। तब यहाँ पीछे खड़ा जे होंग भी ये देख रहा होता है। जे होंग आगे बढ़ने लगता है कि तभी उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है और टीचर को देखकर वो लड़का वहाँ से निकल लेता है। ह्यूनसुक उस नीचे गिरे हुए लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, भाई उठ जा यार, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। तब क्लास खत्म होने के बाद ह्यूनसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसके बर्थडे पर उसके पास आना चाहती थी, लेकिन ह्यूनसुक उन्हें मना कर देता है और कहता है, सॉरी मॉम मुझे काम है कुछ। और क्लास में जे होंग सुन रहा होता है ये सब कुछ और उसे पता चलता है कि कल इसका बर्थडे है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ ह्यूनसुक सोच रहा होता है कि मेरी आवाज चेंज हो जाती है और मॉम से फोन में बात करते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। इतने में ही वो खूबसूरत लड़की जो कि कल वहाँ पर आई थी वो फिर से वहाँ पर आ जाती है और ह्यूनसुक को हेलो कहती है। वो अपना सामान लेती है और उससे पूछती है, तो आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे तुम? जिस पर ह्यूनसुक उसे बताता है, हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं, अभी 2 सेट्स लगाए थे बाइसेप के अभी। और वो लड़की उसे ऑल द बेस्ट कहकर सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैंटीन में देखते हैं कि ह्यूनसुक उसी बुली किए हुए लड़के के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो लड़का उससे कहता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? वहाँ पर सभी लोग उसे देखकर काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं। होनल भी इन सबसे यही कह रही होती है, भाई क्या ये उसके साथ ये क्यों बैठा हुआ है? ह्यूनसुक उस लड़के से कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो लड़का उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हारी तरह हैंडसम थोड़ी ना हूँ भाई, मैं कहाँ से तुम्हारे जैसा, और मैं कितना गरीब भी हूँ। इसके बाद ह्यूनसुक अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वन नकल गैंग के मेंबर्स बैठे होते हैं ह्यूनसुक की पिटाई के लिए और सोचते हैं भाई आज नहीं छोड़ेंगे इसको। वास्को भाई कभी भी हमें छुपने के लिए नहीं कह सकते, उसने हमसे झूठ बोला, वास्को भाई की वाट लग चुकी है और अब हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि जिनोंग ह्यूनसुक के सामने आ जाता है और एक बैग उसके आगे रख देता है। तब ह्यूनसुक देखता है कि जिनोंग उसके सामने एक बैग लेकर आया होता है और ह्यूनसुक देखता है कि उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। तभी वो जेहोंग से पूछता है, अरे तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? लेकिन जेहोंग हमेशा की तरह कुछ नहीं कहता। ह्यूनसुक तब बैग खोलता है और उससे कहता है, अरे भाई मुझे माफ करना यार, मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकता। लेकिन जेहोंग थोड़ा सा इंसिस्ट करता है कि ले लो यार, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, दिल से दिया यार, ले लो ले लो। और उसके इतना बोलने पर ह्यूनसुक उसकी बात मान लेता है। अब यहाँ वो मोटा लड़का जिसे कल वो लोग बुली कर रहे थे, जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि सभी बच्चों ने उसके लिए बहुत ही भला बुरा लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पर। कि तभी वहाँ कोबी नाम का लड़का आता है और वो उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से धक्का देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। दरवाजे पर कैसे खड़ा है तू, चल निकल यहाँ से, तूने मेरा रास्ता रोका, इतनी हिम्मत तेरी बेटे। और उसके बाद उसे पानी लाने के लिए बोलता है। और जब ह्यूनसुक देखता है कि इस लड़के को इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है तो उसकी भी हद पार हो जाती है और सीधा जाता है उनके पास और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। कि तभी वो कोबिन से कहता है, अरे बस करो, उसे इतना तंग मत करो। तब कोबिन कहता है, अरे तुम दोनों मेरा रास्ता रोकने आए हो यहाँ पर, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और जैसे ह्यूनसुक अपने फेस को टर्न करता है तो वो देखता है कि जो होंग भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। असल में उसे भी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि होबिन देगवा, इस लड़के का नाम देगवा है, उसे इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है। और अब जिनसोंग भी वहाँ पर आ जाता है। अब 3 बहुत ही खतरनाक लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं। जिनसुंग और ह्यूनसुंग की काफी तगड़ी फाइट हुई थी पहले, लेकिन अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। और ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि एक साथ में इतने खतरनाक लड़के फाइट करने लगे हैं। तभी होबिन कहता है, अच्छा तो तुम तीनों का पिटने का मन है आज, चलो आओ फिर फाइट शुरू करते हैं। कि तभी वास्को भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर कहते हैं, तू भूल गया क्या, किससे बात कर रहा है तू, चल बहुत नाटक हो गया तेरा, निकल ले यहाँ से अब। तब होबिन कहता है, अच्छा क्या बात है वास्को, बड़े दिन से गायब थे, मैंने सुना है किसी ने तेरी पिटाई कर दी थी, क्या ये सच है? ये सभी बातें जब ह्यूनसुक सुनता है तो उसे वही सीन याद आ जाता है कि उसने लास्ट फाइट के अंदर वास्को भाई की ज्यादा ही पिटाई कर दी थी और शायद इसी वजह से वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था और इस बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। जिसके बाद वास्को अपना फोन अपने दोस्त को दे देता है और कहता है, ये ले भाई संभाली से यार, पिछली फाइट में मेरा फोन टूट गया था, उसको रिपेयर करने में बहुत पैसे लगे मेरे। अब वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और होबिन के सामने आ जाता है और अब ये 4 वर्सेस 3 की फाइट होने वाली थी। ये देखकर होबिन को पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा भाई, अगर वो इनसे फाइट करेगा तो इसी के कारण वो बहुत बड़ी सी टेबल को हवा में उछाल देता है और कहता है, तुझे तो अगली बार देखूंगा मैं बहुत जल्दी वापस आने वाला हूँ और तुम चारों को एक दिन पेल दूंगा, आखिर देखता हूँ कौन बचाता है तेरे दोस्त को। अब उनके जाने के बाद वास्को ह्यूनसुक से पूछता है, भाई क्या है, हीरो बनने का शौक है क्या तेरे को, क्यों आया इसको
को बचाने तू। तब ह्यूनसुक कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो सभी लोग उसे बहुत बुली कर रहे थे, वो लोग इसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे। तब वास्को कहता है अच्छा तो तुझे जब इतना ही बुरा लग रहा है तो तू उस मोटे लड़के के साथ तूने इतना बुरा क्यों किया, तू उसके पैसे भी ले गया। तभी ह्यूनसुक उसे समझाने की कोशिश करता है नहीं वास्को भाई आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने उस लड़के को कभी भी परेशान नहीं किया। तब वास्को कहता है नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जा। अब उन दोनों में फाइट होने ही वाली होती है कि तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है भाई नहीं भाई बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें, आज के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे जाने दीजिए। क्योंकि उसे पता था कि ह्यूनसुक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अगर अभी से वो फाइट करेगा तो पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और कहता है भाई चलते हैं यार, अगली बार देख लेंगे इसे। यहाँ पर मेजिन को भी चिंता हो रही थी कि कहीं जुनसुक फाइट ना कर ले, लेकिन वो उसकी बात मानकर उससे लड़ाई नहीं करता। और मेजिन को ये देखकर काफी अच्छा फील होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिना मतलब का कोई झगड़ा नहीं किया। कि तभी सभी लड़कियां ह्यूनसुक के पास आ जाती है और कहती है वाह क्या बात है, कितने चार्मिंग हो, कितने प्यारे हो, सबकी हेल्प करते हो। और हम देखते हैं कि बेचारा देगवा नीचे पड़ा हुआ था, ह्यूनसुक उसे उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन देगवा उसकी हेल्प नहीं लेता। और अब रात होने में वो पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ भी ये सभी चीजें हुआ करती थी और जब से उसकी बॉडी बदली है तब से सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद हम उसकी मोटे वाली बॉडी को देखते हैं जहाँ वो अपने स्टोर के अंदर ही खड़ा होता है और साथ ही में सोच रहा था कि अगर मेरी बॉडी नहीं बदली होती तो आज शायद वक्त वैसा ही होता, मैं भी उतना ही कमजोर होता, बस मेरी बॉडी ही बदल गई है तो इसी कारण कोई मुझसे आजकल झगड़ा नहीं करता। अगले दिन जब ह्यूनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में स्कूल पहुंचता है तो उसके सामने देगू आता है और देगू उसे बहुत बुरा बुरा कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हम दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तुम कितने हैंडसम हो और मैं कितना अगली हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और यहाँ क्लासरूम के अंदर ह्यूबन के साथ बाकी बच्चे भी बैठे होते हैं जो कि होबिन से पूछते हैं क्या तुम इस फेस्टिवल में जो अभी आने वाला है क्या तुम उसमें सिंगिंग करने वाले हो और तुम्हारे साथ कौन होगा। और ह्यूबन के साथ जो उसका फ्रेंड खड़ा होता है वो बताता है हाँ हाँ हम दोनों ने मिलके एक हनी सिंह का रैप लिखा है, देखना तुम हमारे ही जलवे होंगे। पर भाई इस मोटे का क्या किया जाए, इस देगवा का। और स्कूल खत्म होने के बाद भी वो लोग देगवा को बहुत बुरी तरह से बुली करते हैं। दरअसल स्कूल में कंपटीशन होने वाला होता है सिंगिंग का और देगवा उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन ये लोग उसके सारे नोट्स फाड़ देते हैं जिसमें उसने बादशाह के रैप लिखे होते हैं। और देगवा को बहुत बुरा बुरा बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं, तू हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता, तू कुछ भी कर ले, तू गाना गा ही नहीं सकता, साले भैंसे से तेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम ह्यूनसुक को देखते हैं जिसे कि आज क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी मिली होती है और साथ ही में उसका ध्यान भी उसी फेस्टिवल की तरफ जाता है जो कि कुछ दिन बाद होने वाला है स्कूल में। और वो होनल से उस फेस्टिवल के बारे में पूछता है, तब होनल उससे बताती है कि ये हर साल होता है और ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, बाहर से भी बच्चे आते हैं, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे, पर तुम तो एक ही बारी में जीत जाओगे। लेकिन ह्यूनसुक उसे अभी के लिए मना कर देता है और क्लासरूम के अंदर आकर सफाई करने लगता है जहाँ पर वो मनी मन सोच रहा होता है कि हाँ आज तक मैंने गाया तो है, कुछ लोगों ने मेरी तारीफ भी की है, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने आके मैं कैसे गा पाऊंगा, क्या मुझे कोई पसंद भी करेगा या नहीं, मेरे लुक्स को तो सब पसंद करते हैं लेकिन मेरी सिंगिंग आई एम नॉट श्योर। और अब वो मनी मन सोचने लगता है कि पहले उसकी कंडीशन देगवा जैसी थी, जब वो मोटा हुआ करता था उसके अंदर अगर कोई टैलेंट भी था तो भी उसे कोई सुनना नहीं चाहता था, और आज जब वो स्मार्ट हो गया है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। और ये सारी चीजें सोच सोच कर ह्यूनसुक अब गाना गाने लगता है और ये गाना वो बहुत ही अच्छा गा रहा होता है। तब वो गाना सुनकर देगवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ देगवा उम्मीद छोड़ चुका था कि उसका जिंदगी में कभी कुछ बन सकता है, उसने डिसाइड किया था कि वो आज के बाद कभी कुछ नहीं करेगा, ना कभी लिखेगा रैप और ना ही उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। और उसी वक्त उसे ह्यूनसुक का गाना सुनाई देता है जो कि उससे हद से ज्यादा मोटिवेट करता है क्योंकि इतनी प्यारी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। और उस आवाज को फॉलो करता हुआ वो क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये गाना और कोई नहीं बल्कि ह्यूनसुक गा रहा था, यानी कि जो लड़का आज तक उससे दोस्ती करना चाहता है बस वो टैलेंटेड भी है बंदा, यानी कि वो देगवा का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो बस जेन्युइनली उससे दोस्ती करना चाहता था। ह्यूनसुक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसका गाना देगवा ने सुन लिया होता है। देगवा कहता है अरे भाई तुम तो सच में बहुत बढ़िया गाते हो, तुम आखिर सबके सामने परफॉर्म क्यों नहीं करते हो। ह्यूनसुक कहता है अरे मैं सबके सामने मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। देगवा कहता है ह्यूनसुक क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे। इसी के साथ देगवा के अंदर भी एक नई होप आ गई थी कि शायद अब उसका कुछ तो बन सकता है। अब देगवा प्रैक्टिस करने के लिए ह्यूनसुक को अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही गंदा होता है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और उसे काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, बीट्स बनाते हैं, रैप म्यूजिक करते हैं और काफी प्रैक्टिस करने के बाद ह्यूनसुक को वापस घर जाना था। तब ह्यूनसुक उससे माफी मांगता है कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट पर जाना होता है यार। जहाँ पर देगवा का कहना था भाई कितना ज्यादा मेहनती हो यार तुम तो, कि तभी चलते चलते
चलते देगवा की दादी का स्टॉल आ जाता है। तब देगवा को पास्ट का एक सीन याद आता है। अभी कुछ दिनों पहले होबिन अपने दोस्तों के साथ आया था इसी स्टॉल पर, उसकी ग्रैंड माँ के स्टॉल पर, और सारा का सारा खाना खाकर चला गया और कोई पैसा भी नहीं दिया उसने। साथ ही में वो उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन ह्यूनसुक तो उनका बिल्कुल उल्टा था। वो उसकी दादी से बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करता है। उसकी दादी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खाना ऑफर करती है। अरे वाह, मेरे बेटे के कितने अच्छे दोस्त हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब ह्यूनसुक अपना नाम बताता है और उसकी दादी उसे खाने के लिए खाना ऑफर करती है। लेकिन ह्यूनसुक कहता है, अरे नहीं दादी, आज मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है, आज मैंने खाना खा लिया था, मैं आपके पास अगली बार जरूर आऊंगा। और अब अगले दिन देगवा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर आ जाता है जो कि वो लोग परफॉर्म करेंगे उस फेस्टिवल वाले दिन। और अब उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे सॉन्ग को कंपोज कर लिया था। देगवा ने पूरी रात में बीट्स बनाई, सारे लिरिक्स लिखे बाकी के, और ये सारी चीजें देखकर ह्यूनसुक बड़ा खुश होता है। अब बस ह्यूनसुक को इन सभी चीजों को याद करना था। अब उस पूरे दिन ह्यूनसुक ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि अब बोल बोल कर उसके गले में दर्द होना शुरू हो गया। तब देगवा कहता है, अरे भाई तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी मत करो यार, अगर तुम्हारे गले में ज्यादा दर्द हो गया ना तो तुम उस फेस्टिवल में अच्छे से गा नहीं पाओगे। और अब उस पूरी रात ह्यूनसुक सोचता है कि देगवा ने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया। ह्यूनसुक भी तो उसी की तरह था, मोटा सा, वो भी इतना गरीब था, उसकी मॉम भी इतनी गरीब थी, लेकिन आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि सारा का सारा दोष अपनी मॉम को दिया कि उसकी मॉम ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। ह्यूनसुक तो टैलेंटेड भी नहीं था। और इसी के ऑपोजिट देगवा, जिसे कि सभी लोग इतना मारते पीटते हैं, फिर भी वो लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है। अब उसे देगवा के लिए एटलीस्ट कुछ तो करना था। पर आज जाके उसके पास एक मौका आया है कि वो खुद को प्रूव कर सके और साथ ही में देगवा की हेल्प कर सके। और अब इसके बाद वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर स्टोर में गाना गा रहा होता है और उसे ये बात समझ में आती है कि उसकी मोटी वाली बॉडी के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं है भाई, जिसका मतलब है कि वो पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकता है, बॉडी बदल कर बार बार वो अलग अलग बॉडीज में रहकर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकता है। और तभी वही सुंदर लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि रोज इसके डिपार्टमेंटल स्टोर में आती है सामान लेने, और वो कहती है, अरे क्या बात है, आज तुम गाना भी गा रहे हो क्या, मुझे इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हो? तभी ह्यूनसुक डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बस मैं ऐसे ही गा रहा था। और वो लड़की कहती है, अरे तुम तो कितना बढ़िया गाते हो यार। इसके बाद वो अपने सामानों की बिलिंग करवाती है और साथ ही में एक कप सिरप उसके लिए भी खरीदती है और कहती है कि तुम्हारे गले में दर्द हो गया होगा तो लो इसे जरूर पी लेना। और इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी ह्यूनसुक सोचता है, अरे भाई ये लड़की कितनी अच्छी है यार, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर जाती है। और अब इसके 2 दिन बाद ह्यूनसुक और देगवा दोनों प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर ह्यूनसुक को पूरा का पूरा गाना याद हो गया था। तब देगवा कहता है, अरे भाई आखिर तुमने किया कैसे, तुमने 2 दिन के अंदर इतनी रिहर्सल कर ली। यहाँ पर मन ही मन ह्यूनसुक सोचता है कि उसकी तो 2 बॉडीज हैं, वो तो आराम से रिहर्सल कर सकता है बॉडी बदल कर। अब वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर उस दिन शॉप में काम कर रहा होता है और तभी देगवा वहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ में उसका दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। ह्यूनसुक भागकर उनके पास मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो इस बॉडी के अंदर उन दोनों को तो जानता ही नहीं है, वो सालों से उनसे नहीं मिला है, सिर्फ उस दूसरे वाले लड़के से मिला था जिसकी पिटाई हो रही थी पहले। जिसके बाद वो तीनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं। तब वो चश्मे वाला लड़का कहता है, दरअसल मेरे अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैं देगवा को अपने साथ लाया हूँ यहाँ पर, ये मेरे स्कूल के अंदर ही है और मेरी क्लास का ही है। तभी ये चश्मिश वाला लड़का ह्यूनसुक से माफी मांगता है और कहता है, भाई मुझे माफ कर देना यार, होबिन के कारण मुझे तुम्हें उस दिन मारना पड़ा था, मैं तुम्हें क्यों मारता यार, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था, आई एम रियली सॉरी यार। तब ह्यूनसुक कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी यार, ये सब कुछ होबिन की गलती थी। अरे टेंशन मत लो यार, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देबा उसे बताता है कि उसके साथ स्कूल में बहुत बुरा होता है, कोबिन और उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। और उसी के साथ में ह्यूनसुक भी उन्हें बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ भी बहुत ज्यादा दर्द भरी थी, उसे भी बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था, यही वो कारण था कि उसने अपने पुराने स्कूल को छोड़ दिया और अब उसके बाद यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब वो तीनों ही बताते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा मिजरेबल है और उनके साथ कितना बुरा बुरा हुआ है। ह्यूनसुक बताता है कि मेरे साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मुझे तो मेरी मम्मी के सामने भी मारा गया है। जो सुनकर ये दोनों चुप हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि ह्यूनसुक के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। जहाँ पर वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि अब चीजें बदल गई है दोस्त, जब से ह्यूनसुक आया है। तब भी ह्यूनसुक चुपचाप अपनी तारीफ सुनता है और अब वो दोनों उसे बताने लगते हैं कि हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है, पहले तो मुझे लगता था कि वो बहुत बुरा है, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमारी बहुत मदद की है। देगवा कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे आसपास घूमता रहता था और मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था, इस वजह से मैंने उसे काफी बुरा भला भी कहा था पहले। लेकिन ह्यूनसुक हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है। अब जब वो मेरे साथ रहने लगा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगा है, तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे दोस्त, उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो मेरी तरह है। और ये सारी की सारी बातें वास्को ने सुन ली थी और वास्को इन तीनों के सामने आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले देगवा वास्को को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे पिटने से बचाया था। जहाँ पर वास्को
भी कहता है, हाँ हाँ ठीक है दोस्त, पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी जो तुम ह्यूनसुक के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो सारी बातें सच है? तो वो चश्मे वाला लड़का और देगा उसको बताते हैं, हाँ वास्को भाई ये बिल्कुल सच है। तब वास्को उस मोटे वाले ह्यूनसुक से पूछता है, ह्यूनसुक क्या तुम उस लड़के को जानते हो? लेकिन उस लड़के ने तो तुम्हारी मम्मी से पैसे चुराए थे। जहाँ पर ह्यूनसुक को सब कुछ समझ में आ जाता है कि अब तक वास्को और ह्यूनसुक के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो रखी थी। जहाँ पर ह्यूनसुक उसे बताता है, अरे नहीं नहीं भाई आपने बिल्कुल गलत समझ लिया, मेरी मॉम ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे, वो उस लड़के ने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। और तब जाके वास्को को क्लियर होता है कि आज तक उसके और ह्यूनसुक के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था। ये सब कुछ बस एक गलतफहमी थी और उसने तो बेमतलब ही उससे पंगा ले लिया था। लेकिन अब जाकर वो उससे जरूर दोस्ती करेगा। और वो जाने से पहले उन तीनों लड़कों को कहता है, तुम्हें मजबूत बनना होगा मेरे दोस्तों, और अगर ट्रेनिंग करनी हो तो तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद अगले दिन देगवा और ह्यूनसुक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। साथ ही में ये चश्मे वाला लड़का भी वहाँ पर खड़ा था और उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा कमाल की थी कि देगवा तो उसे देखता ही रह जाता है कि कितना बढ़िया गाता है यार, ये इतना हैंडसम है और ऊपर से इतना अच्छा भी गाता है। और उसने 10 दिनों के अंदर अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली थी। इसने इतना अच्छे से याद करके सब कुछ सिंक भी कर लिया था। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब स्कूल के अंदर फेस्टिवल था। सारा माहौल बदला हुआ था। हर क्लास के बच्चे जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे थे। तभी हम यहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं और ये वही लड़की है जो कि हमेशा से ही मोटे वाले ह्यूनसुक के पास आया करती है और उसके लिए कुछ न कुछ खरीदती रहती है। वो स्कूल के अंदर आती है जहाँ पर हर एक बच्चा उसी लड़की को देख रहा होता है और उस लड़की के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है। ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, इसीलिए सभी की सभी लड़कियां उसी को ही देख रही होती है। हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि भाई कौन हीरोइन है ये। कि तभी हम ह्यूनसुक और देगवा को भी देखते हैं। ह्यूनसुक काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे तो लगा था कि परफॉर्मेंस नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टेज होता है, बहुत सारे लोग आ रखे थे यहाँ पर और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तब देगवा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो यार, ये हर साल होता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, पूरा स्कूल हमें याद रखेगा और हम लोग ये करके दिखा देंगे, तुम देखना हम लोग कमाल कर देंगे। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टॉल लगा होता है जहाँ पर वास्को भाई एक बंदे से पंजा लड़ा रहे होते हैं। जिस लड़के ने भी वास्को भाई को हरा दिया उसे 5000 येन दिए जाएंगे, लेकिन वास्को भाई से कोई भी नहीं जीत पा रहा होता कि तभी ह्यूनसुक की नजर उसी सुंदर लड़की पर पड़ती है। ह्यूनसुक उस लड़की के पास जाता है उसका पीछा करते हुए और उससे कहता है, हेलो मैडम कैसे हो? वो लड़की उसे बोलती है, हाँ जी बोलिए क्या काम है आपको मेरे से? तुम सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे हो, जहाँ सुंदर लड़की दिखी वहाँ मुंह मारने आ जाते हो। और तभी ह्यूनसुक को रियलाइज होता है कि शिट उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मुझे पहचानती नहीं है इस बॉडी में, वो तो उस मोटे वाले ह्यूनसुक को पहचानती है, ये लड़की तो मुझे कभी नहीं मिली है मेरी हैंडसम बॉडी में। और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तभी ह्यूनसुक आगे बढ़ता है उसे कुछ समझाने के लिए, लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तेरी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे दिखता नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? तुम मैम को ऐसे ही टच कर लोगे? ऐसे तो बेटा हो ही नहीं सकता, मैडम को तुम जैसे छिछोरों से बचाना ही तो मेरा काम है। लेकिन ह्यूनसुक पे इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो उसके बॉडीगार्ड का हाथ भी छुड़ा लेता है और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसके बॉडीगार्ड का हाथ किसी ने भी नहीं छुड़ाया होता उसके सामने। आखिर ये लड़का कौन है भाई, इतना ज्यादा पावरफुल है ये? और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। ह्यूनसुक बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, अरे शिट भाई ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, मेरा तो कंपटीशन है। अब ह्यूनसुक ने लड़ाई छेड़ दी होती है और उसका बॉडीगार्ड इसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इस बॉडीगार्ड को एडवांस मार्शल आर्ट्स आती थी और वो बॉडीगार्ड इसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ह्यूनसुक का कोई भी डिफेंस काम नहीं करता और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर नीचे गिर जाता है कि तभी वास्को भाई वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कहते हैं, हाँ भाई ऐसे कैसे कर रहे हो तुम हमारे स्कूल में आके हमें ही मार रहे हो। तब वो बॉडीगार्ड कहता है, अच्छा अब तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तेरे स्कूल में, यहाँ पर लड़कों में दम है काफी और मुझ में फाइट करने का जुनून भी, तो आओ अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और वो बिना कुछ सोचे समझे वास्को भाई के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है जिससे वास्को की नाक टूट जाती है, लेकिन फिर भी मजाल है वास्को भाई हिल जाए जरा सा भी। तब बॉडीगार्ड भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरा पंच खा के जमीन पर ना गिरा हो अभी तक, पर इस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ और उसे रियलाइज हो जाता है कि वास्को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब वो लड़की देखती है कि ये फाइट तो बढ़ती ही जा रही है और इसी के कारण वो लड़की रोक देती है अपने बॉडीगार्ड को और कहती है, बस करो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा वरना मैं तुम्हारे मैनेजर को शिकायत कर दूंगी। वो बॉडीगार्ड कहता है, वैसे तो मैं रुकना तो नहीं चाहता था लेकिन अगर आप कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। पर वो देखता है कि वास्को भाई और ह्यूनसुक उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, लेकिन बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वो लड़की जाते वक्त उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए था। और इनकी गाड़ी जाते ही बेचारा वास्को नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पंच बहुत ही खतरनाक था। और वास्को भाई कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या तुम्हारे दोस्त है वो? तब भी ह्यूनसुक कहता है, अरे नाना भाई मैं नहीं जानता इन्हें, कौन थे ये? जहाँ पर वास्को उससे कहता
कहता है भाई जितने पंगे लेने हैं मेरे से ले ले यार, लेकिन अगली बार इस बंदे से बिल्कुल भी पंगे मत लियो। अब ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वास्को योंगसुक के लिए एक ड्रिंक लेकर आया था और कहता है मैं तुम्हें पहले बहुत गलत समझता था, लेकिन कल जाके मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना कि तुम दिखाते हो, तो आखिर तुम सच्चाई बता क्यों नहीं रहे थे? तो योंगसुक कहता है पर तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। वास्को जिसके बाद में बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब भी हमारे बीच में फाइट होगी तो मैं ही जीतूंगा, और वैसे भी मुझे उस आदमी से बिल्कुल नहीं लड़ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं खुद को बहुत ज्यादा वीक मान रहा हूँ। हालांकि वास्को स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो उस बॉडीगार्ड जितना तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब यहाँ योंगसुक को गाने की आवाज आती है जिसके कारण वो खुद के म्यूजिकल कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए चला जाता है और वास्को को भी आने के लिए कहता है। यहाँ पर म्यूजिक कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए काफी सारे लोग आए थे, यानी कि यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट भी आया था। 18 परफॉर्मेंस अब तक हो चुके थे और अब बारी थी हॉबिन और उसके दोस्त के सिंगिंग की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी हॉल योंगसुक और देखवा दोनों के लिए बहुत अच्छी ड्रेस लाया था। हॉबिन कह के जाता है कि अब तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना, इसे कहते हैं रैप करना। हॉबिन और उसका दोस्त स्टेज पे चढ़ जाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। सभी के सभी लोग बहुत मजे से उनको सुनते हैं, साथ ही में वो सभी खूब इंजॉय भी करते हैं। लेकिन यहाँ दूर खड़े होकर योंगसुक और देखवा सोच ही रहे थे कि आखिर क्या वो इन्हें बीट कर पाएंगे, क्या वो इनसे अच्छा गा पाएंगे, क्या लोगों को इनका गाना पसंद आएगा। यहाँ योंगसुक डरा हुआ था, तब देखवा उसे समझाता है कि तुमने आज तक जिससे प्यार किया है तुम बस उसके लिए गाना, बस मन में सोच लो कि तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है और उसके बाद तुम्हारी सारी नर्वसनेस कम हो जाएगी। अब हॉबिन का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था और वो नीचे उतर गया था जहाँ पे उसे देखवा मिलता है। वो देखवा से कहता है कि देखा तूने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये होता है असली रैप करना। तब देखवा कहता है कि हाँ तुमने सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हॉबिन उसे बेमतलब के बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। तू मुझसे जबान लड़ा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लेकिन देखवा उसे कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि योंगसुक भी उसे मारने के लिए आगे आने वाला था, लेकिन वो योंगसुक को भी रोक देता है और कहता है कि हम अपना बदला सिंगिंग से लेंगे। जिसके बाद में अब टाइम था योंगसुक और देखवा की परफॉर्मेंस का, जहाँ पर एंकर इन दोनों को बुलाता है। हर कोई यहाँ पर योंगसुक को देखकर पागल हो रहा था कि ये यहाँ का सबसे सुंदर लड़का है। एंकर भी योंगसुक से बात करता है कि तुम तो स्कूल के सबसे फेमस लड़के हो, तो तुम्हें आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, और तुम तो गाना भी गाते हो, ये बात तो किसी को पता भी नहीं थी। तो योंगसुक कहता है कि इस चीज का क्रेडिट मेरा नहीं है, बल्कि सारी चीज का क्रेडिट देखवा का है, क्योंकि वही गाना गाता है और उसने मुझे कहा था गाना गाने के लिए। इसमें सारी की सारी मेहनत देखवा की है। ये सारी चीजें पीछे खड़े होके सारे ग्रुप मेंबर, वास्को भाई की टीम, इसी के साथ में म्यूजिक डायरेक्टर और असिस्टेंट भी सुनता है। वो कहता है कि इस मोटे लड़के को तो कहीं पर देखा हुआ है। जहाँ पर एंकर एक बार फिर से देखवा की इंसल्ट कर देता है कि योंगसुक और तुम में रात दिन का अंतर है, तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं हो, अलग ही स्पीशीज के लगते हो दोनों ही। जो सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद इन्हें अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और स्पॉटलाइट योंगसुक के ऊपर आती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी इतनी गंदी आवाज निकलती है कि सारे बच्चे बहुत जोर से हंसने लगते हैं कि आखिर इसे कुछ गाना आता भी है या नहीं आता, या बस अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर आया है। पीछे की तरफ म्यूजिक डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है मैंने इसे कहीं देखा था, आखिर हमने इसे कहाँ देखा था? जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि हमने जिस दिन ऑडिशन लिए थे ये लड़का वहीं पे आया था और हमने इसे भेज दिया था। तब देखवा को लगता है कि अगर योंगसुक डर रहा है तो उसे ही ओवरटेक करना पड़ेगा। जहाँ पे वो अपनी रैपिंग स्टार्ट करता है और उसकी रैपिंग सुन के तो सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये इतनी अच्छी रैपिंग करता है, इसको तो मैं अपना नंबर दूंगी। आज से पहले हमें इसके टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। वहाँ खड़े सारे के सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं और अब योंगसुक अपने मन में सोचता है कि आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, कि तभी उसे अपनी माँ की झलक याद आती है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने सब कुछ उसके लिए ही किया है। और धीरे धीरे करके उसे सारी बात याद आने लगती है। जिसके बाद तो वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करना स्टार्ट करता है और उसके बाद देखवा के साथ सिंग करना स्टार्ट करता है। इन दोनों की रैपिंग और सिंगिंग को सुन के बेचारा वास्को तो रोने ही लग जाता है। और आखिरकार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद में ये दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं, यानी कि योंगसुक ने देखवा से अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई और साथ ही में स्कूल के फेस्टिवल के अंदर जीत भी गए। इन दोनों को प्राइज मिलता है और सारे बच्चे मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं। हॉबिन अब जब हार गया था तो वो अपने दोस्त से कहता है कि ये तो कोई जीते थोड़ी है, ये तो बस योंगसुक की शक्ल को देख के नाम मिला है। इतनी ही देर में वो म्यूजिक प्रोड्यूसर आता है और बताता है कि बच्चे उसकी शक्ल देख के इनाम नहीं मिला है उसे, बल्कि उसने तुमसे भी अच्छा गाना गाया है इसलिए उसे प्राइज मिला है। जहाँ पे हॉबिन और उसका दोस्त डर जाता है और कहता है तो फिर हमारा कौन सा चांस है, क्या हमारा डेब्यू होगा भी या नहीं होगा? जिस पर म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है कि इसके बारे में मैं सोच के बताऊंगा। अब म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है कि हमें अपना गाना हिट तो करवाना ही है, तो इसी के कारण वो योंगसुक और देखवा के पास जाता है। वो देखवा को कहता है कि मैंने आज से पहले भी तुम्हें देखा है, तुम उस दिन ऑडिशन के लिए आए थे ना, मुझे माफ करना कि मैंने उस दिन तुम्हारा ऑडिशन नहीं लिया। साथ ही में वो अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड भी आगे बढ़ाता है। देखवा इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी रैपिंग स्किल देख के ये म्यूजिक प्रोड्यूसर उसे ऑफर दे रहा है, लेकिन असल में वो विजिटिंग कार्ड देखवा के लिए
लिए नहीं बल्कि योंगसुक के लिए आगे किया गया था। जिस पर योंगसुक कहता है नहीं, मैं अकेला नहीं आ सकता। असल के अंदर तो देखवा का ही हक है। जिस पर म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो अच्छा गाना गाता है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ क्योंकि सारे लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और जिसको लोग पसंद करते हैं वही चीज तो मार्केट में आनी चाहिए ना। लेकिन योंगसुक को अच्छे से पता था कि इसमें सारी मेहनत देखवा की है, तो वो अकेला यहाँ पे सेल्फिश नहीं बन सकता और अकेला यहाँ पे गाना गाने के ऑफर को नहीं ले सकता। इसी के कारण वो उस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं आऊंगा तो देखवा के साथ, नहीं तो मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। लेकिन देखवा ये बात सुनने से पहले ही ट्रॉफी को वहीं पे छोड़ के जा चुका था जहाँ पर वो बस के अंदर था और वापिस से नए गाने लिखना स्टार्ट कर देता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। देखवा और जियो दोनों मिलके हमेशा योंगसुक की मोटी वाली बॉडी से मिलने के लिए जाया करते थे, जहाँ पर वो योंगसुक को वही कॉन्सर्ट वाला परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो किसी ने अपलोड कर दिया। जिस पर देखवा कहता है कि इसके अंदर तो मेरा वाला पार्ट सारा एडिट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी मेरा म्यूजिक लॉन्च करूंगा और सब मुझे ही देखेंगे। योंगसुक गलती से कह देता है कि हाँ, ये तो मैंने पहले ही देख रखा है। तो देखवा और जियो कहते हैं कि हैं, तुमने कैसे देखा? तो योंगसुक कहता है अरे नहीं, वो तो मैंने इंटरनेट पे देखा। जिसके बाद यहाँ पे सीन एक बहुत ही बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट पे शिफ्ट हो जाता है जो कि रेड कारपेट में आने ही वाला था। सारे पापाराजी उसके इंटरव्यू के लिए मर ही रहे थे, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था, लेकिन उसने भी योंगसुक और देखवा का परफॉर्मेंस देखा था। इसी के साथ हम उस बहुत ही सुंदर लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा योंगसुक के शॉप में आती थी और इसी के साथ में आज के स्कूल के इवेंट में भी आई थी। हमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक और लड़की सो रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा मोटी है और इस वक्त सोई हुई क्यों है। इस चीज से हमें साफ साफ पता चलता है कि इस लड़की की भी एक और बॉडी है। साथ ही में हम योंगसुक को देखते हैं जिसकी लाइफ अब काफी ज्यादा बदल गई थी। वो पहले से बहुत ज्यादा खुश था। अब जब उसे नई बॉडी मिल गई थी तो उसके कई सारे दोस्त बन गए थे। मोटी बॉडी के अंदर भी अब उसे कोई ज्यादा परेशान नहीं करता था, जिसके बाद वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी के अंदर आके स्कूल के लिए निकल जाता है। अब सीन वॉल के ऊपर शिफ्ट होता है तो वहाँ उसकी सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, यानी कि कॉन्सर्ट वाली पिक्चर्स। इसके साथ में ही वास्को भाई और उसकी मॉम के साथ पिक्चर्स और एक पिक्चर ऐसी जिसके अंदर वो दोनों है, यानी कि वो मोटा वाला भी और हैंडसम वाला भी। और भाई लोग, इसी के साथ ये एनिमे लुकिज्म का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये मोटा भद्दा दिखने जैसे लड़के से एक हैंडसम लड़के में बदल जाने वाले एनिमे को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई लोग, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट्स करके हाई पॉइंट जरूर देना, जिससे कि हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हम जल्दी 100 के सब्सक्राइब को हिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।